हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में इस लेसन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये ज्योग्राफी का सेक्शन है जिसमें कि हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयर के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं वायु। ठीक है, तो इस सेक्शन को हम लोग समझते हैं। वायु को समझने से पहले हम लोग समझते हैं वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एटमोस्फियर। हमारी पृथ्वी चारों ओर से हवा से घिरा हुआ है और इसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। मतलब हमारे चारों तरफ का जो आवरण है वही हमारा जो मंडल है, वही हमारा वायुमंडल है। मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास का जो हवा का जो आवरण है इसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पे सभी जीव जीवित रहने के लिए इसी वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। हम सांस लेने के लिए हवा का यूज करते हैं। सूरज की किरणें जो है हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है सूरज की किरणों से। तो देखा जाए तो वायुमंडल का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हम सभी का इस पृथ्वी पर जीने के लिए। वायुमंडल का हम लोग संगठन देखते हैं कि वायुमंडल में क्या-क्या चीज़ होता है, मतलब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जिस वायु को हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में वो वायु में कई प्रकार की गैसेज उसमें होते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे 2 गैस हैं जिनका सबसे ज़्यादा कंपोजिशन है इस हवा में। नाइट्रोजन का देखेंगे तो 78% है और ऑक्सीजन का 21% है, तो यही 99% हो जाता है। उसके अलावा बाकी 1% में और भी कई सारी गैसेज़ हैं, जैसे आर्गन हो गया या फिर और भी कई अन्य गैसेज़ हो गए। इनका जो वायुमंडल का कंपोजिशन में हम लोग सबसे पहला हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन। वायु में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली नाइट्रोजन है। जब हम साँस लेते हैं तब फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन पौधों को देखें तो पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हमारे एनवायरनमेंट में यानी हमारे जो जो वायुमंडल है, इसमें नाइट्रोजन की बहुलता है। दूसरा देखें ऑक्सीजन, जो कि सेकंड सबसे ज़्यादा है, वो है 21%। तो वायु में प्रचुरता से सबसे ज़्यादा मिलने वाली दूसरी गैस है वो है ऑक्सीजन। मनुष्य और पशु साँस लेने में हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। जो हरे पेड़-पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी ऑक्सीजन का मतलब कहा जाए तो उत्पन्न करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, मतलब वहाँ भी ऑक्सीजन की भूमिका होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अन्य गैसों की भूमिका होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो वायुमंडल की भूमिका किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए महत्वपूर्ण होती है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे अन्य महत्वपूर्ण गैस है, उसके अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड भी एक महत्वपूर्ण गैस है। इसमें हरे पेड़-पौधे जो हैं अपने भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और इसके बदले में हमें वो ऑक्सीजन देते हैं। वो ऑक्सीजन वायुमंडल में फैल जाता है। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा यानी पेड़-पौधे द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होता है, जिससे कि वायुमंडल का संतुलन बना होता है। अगला जो इम्पोर्टेंट गैस है वो है आर्गन। आर्गन एक निष्क्रिय गैस होता है, इनर्ट गैस होता है। आप लोग इसको केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। एक रासायनिक तत्व एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस का मतलब होता है कि वो ऐसा गैस जो किसी और गैस के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं करती है। इसी के जैसा और भी कई निष्क्रिय गैस होते हैं, जैसे हीलियम हो गया। हाइड्रोजन तो खैर गैस है, ये तो इन्फ्लेमेबल है, ये रिएक्शन करता है। पृथ्वी की वायुमंडल की संरचना की बात करें तो पृथ्वी की वायुमंडल की संरचना को हम लोग 5 लेयर में हम लोग मुख्य रूप से डिवाइड करते हैं। पहला लेयर ट्रोपोस्फियर, जो पृथ्वी का सबसे जस्ट इमीडिएट ऊपर जो हमारा हवा का जो लेयर होता है, लेयर 1 इसको कहेंगे, तो वो होता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को कहते हैं हम लोग क्षोभ मंडल। दूसरा जो लेयर है वो है समताप मंडल, जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा लेयर जो है उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो वो है मेसोस्फियर, जिसको कहते हैं मध्यमंडल। और उसके बाद में होता है चौथा जो लेयर हो गया वो हो गया थर्मोस्फियर, जिसको कहते हैं तापमंडल। और जो पांचवा हो गया एक्सोस्फियर, जो हो गया हमारा बहिर्मंडल। मतलब इसके बाद में कोई और मंडल का रचना नहीं है। इसका स्ट्रक्चर आप देख लें, इसमें आपको डायग्राम के थ्रू दिखलाया गया है। तो आप देखेंगे तो सबसे पहला क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और तापमंडल, फिर बहिर्मंडल। तो इस तरह से ये पृथ्वी है, हमारा अर्थ है। तो अर्थ के ऊपर इस तरह से अलग-अलग लेयर बनाया गया है। हम लोग ये जो अलग-अलग लेयर है, इन सब के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी रखते हैं। सबसे पहला देखते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल है क्या? ये वायुमंडल की सबसे निचला परत है, यानी पृथ्वी से सबसे नजदीक है, जिसकी ऊंचाई जो है ध्रुव पर लगभग 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर ये 18 किलोमीटर है।
सभी वायुमंडलीय या मौसमी घटनाएं, जितना भी बिजली गर्जन होता है, तेज हवा, आंधी तूफान, ये सब इसी ट्रोपोस्फियर में होता है। तो ये सारी इसी मंडल में घटना घटती है, क्षोभ मंडल में। संपूर्ण वायुमंडल का 80% द्रव्यमान भी इसी मंडल में उपस्थित है। वायुमंडल का लगभग 50% द्रव्यमान तो 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ अन्य गैस मिलकर बना है। वायुमंडल का लगभग संपूर्ण जलवाष्प जो है, वायुमंडल का जितना भी जलवाष्प है, वो सब क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है और इसी वजह से वहां पे बहुत सारे मौसमी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाने पे लगभग 6.5 डिग्री सेंटीमीटर पर किलोमीटर की दर से तापमान घटते जाता है। मतलब कि अगर 1 किलोमीटर आप ऊंचाई में जाते हैं क्षोभ मंडल में, तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का डाउनफॉल होता है, गिरावट आती है। इसकी सबसे ऊपरी सीमा जो होती है क्षोभ मंडल का, उसको ट्रोपोपाउज कहते हैं। ट्रोपोपाउज का मतलब हो गया ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, ये दोनों के बीच का एक लेयर होता है जिसको ट्रोपोपाउज कहते हैं। यानी क्षोभ मंडल और समताप मंडल, ये दोनों के बीच का जो सीमा होता है उसी को ट्रोपोपाउज कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, वो अगला क्या है? अगला है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। यह वायुमंडल का दूसरा सबसे निचली परत है और जिसकी ऊंचाई लगभग 12 से 50 किलोमीटर तक है। ओजोन परत इसी मंडल की ऊपरी सीमा पे पाया जाता है। मतलब समताप मंडल के जो ऊपर का लेयर हुआ, वहीं पर ओजोन मंडल पाया जाता है। और ओजोन मंडल का मुख्य रूप से क्या काम होता है? जो हमारे पास सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रे, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उसका वो अवशोषण कर देती है। अगला देखें तो समताप मंडल में तापमान लगभग एक जैसा होता है, एक समान होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई बढ़ते हैं तो इसका ताप जो है वो बढ़ने लगता है, जिसका कारण है पराबैंगनी किरणों का ओजोन परत द्वारा अवशोषण होते रहता है। वायुमंडलीय या मौसमी घटनाएं इस मंडल में घटना नहीं होती है, इसी वजह से, क्योंकि किसी भी तरह के बिजली कड़कनाएं, आंधी तूफान, इस तरह की घटनाएं चूंकि समताप मंडल में नहीं होती है, इस तरह से लंबी दूरी पे जो चलने वाले जो हवाई जहाज होता है, वो इसी मंडल में चलता है, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। इसकी सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, ऊपर का जो सीमा है, उसी को स्ट्रेटोपाउज कहा गया है। वायुयान के उड़ान के लिए यह मंडल सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं मध्य मंडल का, जिसको कहते हैं मेसोस्फीयर। ये वायुमंडल का तीसरा सबसे निचला और समताप मंडल के जस्ट ऊपर का एक लेयर है, जिसका ऊंचाई लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान घटता जाता है और मध्य मंडल की सबसे ऊपरी सीमा पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान होता है, जहाँ का औसत तापमान -85 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले लगभग जितने भी उल्का पिंड हैं, इसी परत में आकर जल जाते हैं। यानी जो भी उल्का पिंड जो ऊपर के लेयर से, अंतरिक्ष से गिरता है, वो मध्य मंडल में आते आते वो उल्का पिंड जलकर राख हो जाता है। अगला लेयर है, वो है ताप मंडल, जिसको कहते हैं थर्मोस्फीयर। ये मध्य मंडल के जस्ट ऊपर है। इसका ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक है। तापमंडल में नीचे से ऊपर जाने पर इसका तापमान बढ़ता जाता है और इसकी ऊपर का जो सीमा है उसको थर्मोपाउज कहते हैं। तापमंडल का जो निचली परत है 80 से 550 किलोमीटर तक, इसको आयन मंडल कहा गया है। ठीक है। तापमंडल का जो 80 से, तापमंडल का हम लोग देख लिए कि उसका जो लेयर है ये काफी ज्यादा है, 50 से 80 किलोमीटर तक ऊपर है इसका। और अगर हम लोग मध्य मंडल से ऊपर बढ़ते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 80 से 700 किलोमीटर तक है, उसमें अगर हम लोग 80 से 550 किलोमीटर तक जाएंगे तो इसी को आयन मंडल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का जो रेडिएशन है, विकिरण है, वो आयोनाइज्ड हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है। आयन मंडल पूरी तरह से बादल और जलवाष्प विहीन परत है। आयन मंडल से ही रेडियो तरंग जो है वो परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौटता है और जिसकी वजह से हम लोग टेलीविजन, रेडियो या फिर और टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम के थ्रू हम लोग कुछ देख पाते हैं या उसका प्रसारण कर पाते हैं। संचार उपग्रह भी इसी मंडल में, किसमें है? थर्मोस्फीयर, तापमंडल में। क्यों? क्योंकि 80 से 550 किलोमीटर तक तो ये आयन मंडल ही है। आगे हम लोग देखते हैं उत्तरी ध्रुव, जिसको कहते हैं ऑरोरा। देखिए यहाँ पे दो ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों पर देखेंगे कि जैसे ही ध्रुव के नजदीक हम लोग जाते हैं तो वहां पे कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलता है जहाँ पे लगता है कि बहुत सारे लाइट, वहां पे एक लगता है जैसे दीपावली के इसमें पटाखा छूटता है, उस तरह का लाइट फील होता है। ये कहाँ पे होता है? ये होता है उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे, लेकिन इसी मंडल में होता है, मेसोस्फीयर में। मतलब मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर में होता है, क्योंकि यहाँ पे आयोनाइड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे शाइनिंग होता है, चमक होता है और लगता है कि वहां पे पटाखे छूट रहे हैं।
उसको जो उत्तर ध्रुव में जो घटना होता है उसको कहते हैं एरोरा बोरियोलिस, और दक्षिण ध्रुव में जो घटना होता है उसको कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस ऑस्ट्रेलिस। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखिएगा कि एरोरा बोरियोलिस जो है ये उत्तरी ध्रुव पे होता है कि दक्षिणी ध्रुव पे होता है। दूसरा देखें एरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये उत्तरी ध्रुव पे होता है कि दक्षिणी ध्रुव पे। तो हम लोग इसको ध्यान में रखते थे कि ऑस्ट्रेलिया चूंकि नीची है, इस वजह से हम लोग इसको मान लेते हैं कि दक्षिण ध्रुव में हो, दक्षिण ध्रुव के पास होता है। इसी वजह से इसका नाम ओरेरा ऑस्ट्रेलिस, ये हम लोग अपना ट्रिक रूप में याद रखते थे। उत्तरी ध्रुव वाला जो हो गया वो हो गया एरोरा बोरियोलिस। अब आता है एक्सोस्फीयर वायुमंडल। ये तापमंडल का ऊपर सबसे स्थित परत है जिसका ऊंचाई 700 से लगभग 10,000 किलोमीटर तक होती है, और यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जो अंतरिक्ष में जाकर ये मिल जाती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की इंपॉर्टेंस है, उसकी प्रधानता है। हम लोग अगला सेक्शन में देखते हैं वो है मौसम एवं जलवायु। मौसम जो है वायुमंडल का प्रत्येक घंटे का या दिन प्रतिदिन का जो स्थिति होता है उसी को हम लोग मौसम कहते हैं। तो यानी मौसम और जलवायु में बेसिक फर्क यही है कि मौसम जो है प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन का जो स्थिति होती है जिसमें कि टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, ये सब चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो डे टू डे घटनाएं को हम लोग मौसम कहते हैं, और यही जब लंबा समय तक साल 2 साल या किसी स्थान पे एक जैसा बना रहता है तो वहां हम लोग उस क्षेत्र का जलवायु कहते हैं। तो दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान का जलवायु बताता है। इसके पहले भी हम लोग पहले वाले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला टॉपिक आता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसके कारण थर्मल रेडिएशन जो है किसी ग्रह पर उपस्थित कुछ विशिष्ट गैसें द्वारा अवशोषित किया जाता है और पुनः सभी दिशाओं में इसको रेडिएशन को भेज दिया जाता है। अब चूंकि इसको पुनर्विकृत किया जाता है तो कुछ भाग सतह की ओर और कुछ निचले वातावरण की ओर भी जाता है। तो इस तरह से यह सतह के औसत तापमान को जनरली सामान्य रूप से बढ़ा देता है। यह अवशोषण और पुनर्विकिरण वातावरण में कुछ विशेष गैसों की उपस्थिति के कारण होता है। इन्हें ही ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से होने वाले तापमान वृद्धि को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस का प्रभाव का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब आप गाड़ी में आप बैठते हैं, कार में, कार का सारा शीशा आप बंद कर दें और आप धूप में गाड़ी लगा दें, तो देखेंगे कि धूप गाड़ी के अंदर तो नहीं आ रहा है, लेकिन गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा गर्मी बढ़ जाता है। तो बिल्कुल ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन हाउस। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट को आप सिंपल समझिए कि सूर्य से रोशनी आई, एक लेयर में यहाँ पे आके इसको रोक लिया गया, जो ओजोन लेयर या जो भी यहाँ पे एक लेयर होता है, ये निचले वातावरण में इसको रोक दिया गया, और रोकने के बाद में फिर यहाँ से जो रेडिएशन चारों तरफ विकिरित किया गया, इसी का कुछ रेडिएशन अर्थ पे भी आता है जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। जैसे कि कार में होता है, सूर्य से रोशनी आए तो कार का ऊपर में गिरता है, लेकिन उसकी वजह से वहां से जो हीट है चारों तरफ वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से गाड़ी के अंदर भी वो हीट एनर्जी देता है जिसकी वजह से गर्मी लगती है और तापमान का वृद्धि होता है, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। वातावरणीय ताप वृद्धि की यह प्रक्रिया अन्य खगोलीय पिंडों में भी होती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि केवल पृथ्वी पर इसका प्रभाव के बारे में हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे जीवन है। प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव और हम लोग मानवीय प्रभावों के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव, ये दो को देखते हैं। तो पहला प्राकृतिक देखें तो ये एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण वातावरणीय ताप वृद्धि है जो जीवन के लिए अनिवार्य है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें तो मानवीय प्रभाव के कारण, मानवीय क्रियाकलाप के कारण भी पर्यावरण में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसें रिलीज होती है एनवायरमेंट में और पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ते चला जाता है। ये सूरज की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे हमारी रक्षा करता है, लेकिन गंभीरता का विषय यह है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अत्यधिक इस्तेमाल से जीवन रक्षक ओजोन परत में भी छिद्र हो गया है। छिद्र हो गया है मतलब कि ओजोन लेयर भी अब इसको रोक नहीं पा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हम तक पहुंचने लगी हैं, और उसका परिणाम हो रहा है कि मानव एवं वनस्पति दोनों के लिए नुकसानदेह हो रहा है, और ये धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, यानी हानिकारक है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणों का संतुलन के बारे में बात करते हैं, अर्थ रेडिएशन बैलेंस की बात करते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य है। पृथ्वी पर सूर्य से ज्यादा ऊर्जा, सूर्य से अत्यधिक मात्रा ऊर्जा विकिरण के द्वारा आती है, और इस ऊर्जा की दर का संतुलन बहुत जरूरी है। पृथ्वी सूर्य की किरणों का लगभग 66% अवशोषित कर लेती है और 34% यह वापस भेज देती है।
ठीक है, एटमॉस्फेयर बाहर की लेयर में ये भेज देती है। इस प्रकार ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और पृथ्वी की सतह का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के ट्रोपोस्फियर संस्तर में पाया जाता है। वायुमंडल में इसकी लगभग 0.033% मात्रा ही पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक मात्रा में वातावरण को प्रदूषित करता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश और ताप की किरणें जो CO2 तथा H2O द्वारा अवशोषित की जाती है, जिसमें पृथ्वी की सतह का ताप कई गुना बढ़ जाता है। इस क्रिया को हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। लकड़ी, कोयला, जीवाश्म ईंधन, मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब के जलने से भी वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। इस प्रकार वातावरण को हरित गृह के प्रभाव तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में कमी लाने के लिए, वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए ताकि गैसों का उत्सर्जन कम हो सके। कौन से गैस? मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेज। अब हम लोग बात करते हैं तापमान के बारे में। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को ही तापमान कहते हैं। मतलब वायु में, हवा में मौजूद टेम्परेचर एवं कोल्डनेस, इसी का जो परिमाण होता है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, इसी को हम लोग तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान जो है ऋतु के अनुसार बदलते रहता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको आतपन कहते हैं। आतपन यानी सूर्यातप भी कहते हैं। सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती जाती है, इसलिए ध्रुव जो है बर्फ से ढका होता है। तो कई बार आपको क्वेश्चन इस तरह से भी मिलेगा कि आखिरकार ध्रुव बर्फ से क्यों ढका होता है? उसका मेन वजह है कि जो सूर्यातप है, सन की जो रोशनी है, वो भूमध्य रेखा से जैसे हम लोग ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, तो उस सूर्य की रोशनी धीरे-धीरे घटती जाती है, जिसकी वजह से जब सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, हीट एनर्जी नहीं मिलेगी, तो स्वाभाविक है वहाँ पे ठंड पड़ेगी और धीरे-धीरे वहाँ पे बर्फ जमना शुरू हो जाता है और वही एरिया एक तरह से बंजर बनने लगता है। इसी कारण देखेंगे नगर या भीड़-भाड़ वाले जो एरिया है वहाँ पे गर्म वायु को रोक लेता है, जिसकी वजह से नगरों का तापमान बढ़ जाता है। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान आप देखेंगे कि ज़्यादा होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बने जो सड़क होते हैं और धातु और कंक्रीट से बना हुआ जो भवन है, वो सब गर्म हो जाता है। रात के समय ये ऊष्मा मुक्त करती है। अब हम लोग बात करते हैं वायुदाब के बारे में। वायुदाब को कहते हैं हम लोग एयर प्रेशर। एयर प्रेशर पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब, यानी पृथ्वी की सतह ये हमारा हो गया, अगर पृथ्वी मान लें, इसके ऊपर वायु है, वायु के द्वारा जो पृथ्वी पर लगाया गया जो भार है ना, इसी को दाब कहते हैं, इसी को वायु दाब कहते हैं। यानी वायु के द्वारा जो भार लगाया गया, दाब लगाया, उसी को वायु दाब कहते हैं। वायु हमारे शरीर पे उच्च दाब के साथ बल लगाती है, लेकिन इसका अनुभव हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि वायु का दाब जो है हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब का जो क्षैतिज विवरण है, किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पूरा जो हम लोग एयर के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली यही काम करेगा कि वायु जो है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर इसका गमन होता है। अब हम लोग बात करते हैं पवन के बारे में। पवन के बारे में सिर्फ इतना आप समझ सकते हैं कि पवन तब हम लोग कहते हैं जिसको कहते हैं इंग्लिश में विंड। विंड मतलब जो हवा है, एयर है, उसी का मूवमेंट होता है, तो हम लोग उसको विंड कहते हैं। मतलब वही हवा जो है एक जगह से दूसरी जगह जब वो बहता है, तब हम लोग उसको कहते हैं कि वो पवन है। एयर और विंड में बस यही डिफरेंस है। एयर होता है जो कि हमारा एटमॉस्फेयर में जो पाया जाता है, वो सारा एयर हो गया, और जो विंड होता है जब एयर उस एयर में मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट कैसे होता है इसके पहले हम लोग देखे हैं कि वो वायु, जिसको हम लोग एयर कहते हैं, वायु सदैव उच्च दाब से यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहता है, और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहता है उसी को हम लोग कहते हैं पवन, जिसको कहते हैं विंड। पवन का कुछ प्रकार है, हम लोग देख लेते हैं। पहला देख लें, स्थानीय पवन, जिसको कहते हैं लोकल विंड। ये व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने हैं। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलते रहते हैं। अस्थाई जो यहाँ पर हो गया, परमानेंट जो विंड हो गया, परमानेंट इसको कहते हैं। इसको लोकल नहीं कहेंगे, लोकल नीचे, परमानेंट इसको कहेंगे। तो जो अस्थाई पवने हैं
वो व्यापारिक पवन होते हैं जो कि पश्चिम एवं पूर्व में होते हैं और ये साल भर लगातार एक निश्चित दिशा में बहते रहते हैं। दूसरा हो जाता है मौसमी पवने। ये पवने ऋतु के अनुसार अनुसार अपना दिशा बदलते रहते हैं। जैसे के लिए भारत में हम लोग देखेंगे मानसून पवन। तो भारत मानसूनी पवने जो है ये ऋतु के अनुसार, सीजन के अनुसार इनका डायरेक्शन बदलता है। तीसरा देखें वो है स्थानीय पवन जो लोकल विंड्स होते हैं। ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में साल भर या दिन के किसी विशेष समय में ये चलते हैं, जैसे कि स्थल एवं समुद्री हवा हो गया। भारत के उत्तर क्षेत्र के देखेंगे कि गर्म एवं शुष्क हवा है जिसको हम लोग कहते हैं लू कहते हैं। तो ये सब हो गया लोकल विंड। यानी हम लोग हवा को, विंड को, यानी जो पवन है उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरी में। पहला स्थायी पवन जिसको परमानेंट विंड कहते हैं। परमानेंट का मतलब हो गया कि साल भर लगातार एक डायरेक्शन में वो चलते रहते हैं। दूसरा हो गया मौसमी पवने। मौसमी पवने का मतलब हो गया कि वो मौसम के साथ-साथ उस पवन में दिशा में बदलाव आता है। जैसे के लिए उदाहरण है मानसून, मानसून की जो हवाएं होती है। तीसरा हो गया लोकल विंड्स हो गए, जो स्थानीय पवने हो गए जिसमें कि लू हम लोग कहते हैं कि लू चल रहा है। तो कभी-कभी जब टेम्परेचर किसी एरिया का बढ़ गया तो वहां से जब हाई प्रेशर बढ़ा तो वहां से लो प्रेशर की ओर जब बहने लगता है तो हम लोग कहते हैं कि चलो भाई एक कहते हैं ना हवा का प्रसार होता है। तो वहां पर जो लोकल उसका अलग-अलग नाम दिया गया है। इसी का एग्जाम्पल है स्थल से समुद्र की ओर बहने वाला हवा, समुद्र से स्थल की ओर बहने वाला। हम लोग राजस्थान चाहे गर्म क्षेत्र में हम लोग कहते हैं लू। अब आता है एक अगला टर्म आता है आर्द्रता। आर्द्रता को हम लोग कहते हैं अ, आर्द्रता की बात करते हैं तो वायु में किसी भी समय जलवाष्प मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ह्यूमिडिटी। हम लोग जनरल टर्म में भी यूज करते हैं कि आज ह्यूमिडिटी बढ़ गया है, घट गया है। मतलब जो हवा है, जो हवा हम लोग फेस कर रहे हैं, उसमें जब जलवाष्प की मात्रा, जब मॉइस्चर बढ़ जाता है, जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि आर्द्रता आ गई। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसे आर्द्र कहते हैं और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है तो उसको शुष्क कहते हैं। मतलब आर्द्रता के आधार पे हम लोग 2 तरह से कैटेगराइज़ कर सकते हैं, आर्द्र और शुष्क, ह्यूमिडिटी के आधार पे। जब जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आर्द्र कहते हैं, जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है, उसे शुष्क कहते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है, जलवाष्प गर्म होके ऊपर उठा तो धीरे-धीरे ठंडा होना शुरू हुआ। ठंडा होना शुरू हुआ तो धीरे-धीरे वहाँ पे संघनन शुरू हुआ जिसको कहते हैं कंडेंसेशन। अब संघनन शुरू हुआ तो संघनन होकर वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है जिसकी वजह से बारिश का छोटा-छोटा बूंद जो है वहाँ पे बनने लगता है। अब बूंद जब बन जाता है तो चूँकि उसका बूंद बढ़ जाता है, जो उसका वज़न बढ़ जाता है तो ग्रेविटेशनल फ़ील्ड की वजह से वही बूंद जो है एक समूह के रूप में जुड़ जाता है और जब ये जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं तो हवा में तैर नहीं पाती और ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। तो ये हो गया वर्षा का प्रक्रिया। वर्षा क्या है? वर्षा पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो कण होता है वही हमारा वर्षा हो गया। ज़्यादातर जो है हम लोग देखेंगे जो पानी है, जल है, वो वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। क्रियाविधि आधार पे वर्षा को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। उसकी एक्टिविटी के आधार पे संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। इसके बारे में हम लोग आगे के लेसन में हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो आज के लेसन में हम लोग जो पढ़े उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं और हम लोग देख लेते हैं क्या-क्या पढ़े। सबसे पहला तो हम लोग वायु पढ़े। वायु में वायुमंडल के बारे में हम लोग जाने। वायुमंडल में जो डिफरेंट-डिफरेंट गैसेज़ है उसके बारे में समझे। वायुमंडल के लेयर को समझे और उसके बाद में ग्रीन हाउस गैस को समझे, मौसम एवं जलवायु का अंतर को समझे और ग्रीन हाउस के प्रभाव को समझे हम लोग, तापमान को समझे, वायु दाब और पवन के बारे में समझे। पवन में हम लोग पवन के प्रकार को समझे, आर्द्रता और फिर वर्षा के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोग इस लेसन में इतनी सारी चीज़ों को समझे। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। ओके, टेक केयर।